Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will do discuss on 20 questions of English literature. Please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of today's video. On Judicatis Terram, third essay in Unto This Last, Ruskin has borrowed the title from the masterpiece of a great writer. Name of that writer is Dante. जॉन रस्किन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनका एसे है, थर्ड एसे है अनटू दिस लास्ट। तो उसमें इनकी एसे की ये सीरीज है अनटू दिस लास्ट, जिसमें थर्ड एसे का टाइटल है ऑन जुडिकेटिस टेरम। तो ये जो टाइटल है रस्किन ने कहाँ से बोरो किया है, तो दैट इज दांते। दांते का मास्टरपीस वर्क है, उन्हीं के वर्क से इन्होंने ये टाइटल बोरो किया है ऑन जुडिकेटिस टेरम। तो याद रखेंगे जॉन रस्किन का एसे है, एसे की सीरीज है अनटू दिस लास्ट, और इनके इस एसे की सीरीज में थर्ड नंबर पे एसे है ऑन जुडिकेटिस टेरम। और ये जो टाइटल है रस्किन ने बोरो किया है दांते के फेमस वर्क से। क्वेश्चन नंबर 2, द रिफॉर्म बिल इन विच द पावर वाज पास्ड फ्रॉम aristocracy to the middle classes came into being in 1832. So here is question from reform bill. रिफॉर्म बिल इंग्लैंड में वो बिल होता है जिसमें क्या होता है कि एरिस्टोक्रेसी के हाथ में पावर होता है, तो वो पावर इस बिल के थ्रू किसके हाथ में आ जाता है, मिडिल क्लास में। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके हाथ में पावर आ जाता है, कहाँ से, एरिस्टोक्रेसी से मिडिल क्लास में। और बिल का नाम है द रिफॉर्म बिल। तो ये बिल कब आता है, कब पास होता है, तो दैट इज 1832। क्वेश्चन नंबर 3, वैनिटी फेयर इज अ नॉवेल बाय ठाकरे। तो वैनिटी फेयर जो नॉवेल है, WM जो है विलियम मैकपीस ठाकरे, उन्हीं का ये वर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द नॉवेल इन विच डिकेंस सेड नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस द एगोनी ऑफ माय सोल। तो उस नॉवेल के बारे में बताना है डिकेंस की, जिस नॉवेल में उन्होंने कहा है नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस द एगोनी ऑफ माय सोल, तो दैट इज डेविड कॉपरफील्ड। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, चार्ल्स डिकेंस के डेविड कॉपरफील्ड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लीक हाउस, अ सीरियस नॉवेल बाय डिकेंस एंड एन अटैक ऑन लीगल सिस्टम वाज पब्लिश्ड इन 1853। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का वर्क है ब्लीक हाउस, इनका फेमस नॉवेल है, और इस नॉवेल के थ्रू डिकेंस ने अटैक किया लीगल सिस्टम पर। तो जो इंग्लैंड की लीगल सिस्टम थी उस पर इन्होंने अटैक करके ये नॉवेल लिखा। क्वेश्चन है कि ये जो नॉवेल है ब्लीक हाउस, ये पब्लिश कब होता है, तो 1853 में। तो याद रखेंगे डेविड कॉपरफील्ड भी चार्ल्स डिकेंस का ही नॉवेल था, और ब्लीक हाउस भी डिकेंस का ही नॉवेल है, 1853 में पब्लिश होता है, और इन्होंने इसमें लीगल सिस्टम पे अटैक किया है। क्वेश्चन नंबर 6, पीप इज अ कैरेक्टर इन वन ऑफ डिकेंस नॉवेल्स। नेम ऑफ द नॉवेल इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। पिप नाम का एक कैरेक्टर है जो कि चार्ल्स डिकेंस के एक नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में अपीयर होता है। तो याद रखेंगे अगेन इट्स फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है चार्ल्स डिकेंस का वर्क है, और इसमें पीप नाम का कैरेक्टर अपीयर होता है। Now question number 7, which novelist of the Victorian age besides Dickens is known for his brilliant irony and social spirit? तो ये इस क्वेश्चन कि विक्टोरियन एज का वो कौन नॉवेलिस्ट है डिकेंस के अलावा जो अपने आयरनी और सोशल स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं। ही इज विलियम मैकपीस ठाकरे। तो याद रखेंगे विक्टोरियन एज का दूसरा नॉवेलिस्ट कौन है, चार्ल्स डिकेंस के अलावा, जो अपनी ब्रिलियंट आयरनी और सोशल स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं, तो दैट इज विलियम मैकपीस ठाकरे। क्वेश्चन नंबर 8, सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज हैज बीन रिटेन बाय मिसेस ब्राउनिंग। तो सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज, इसको लिखा किसने है, तो मिसेस ब्राउनिंग ने। इनका नेम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। शी इज वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो याद रखेंगे इसीलिए इनके लिए मिसेस ब्राउनिंग वर्ड यूज किया गया है। तो सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज इज ऑफ द वर्क ऑफ मिसेस ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो दोनों ही चीज याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट बैलेट्स एंड सोनेट्स? Dante Gabriel Rossetti.
तो डीजी रोसेट्टी का वर्क है बैलेट्स एंड सोनेट्स। तो याद रखेंगे बैलेट्स एंड सोनेट्स इज द वर्क ऑफ दांते गैब्रियल रोसेट्टी, जिनको डीजी रोसेट्टी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ज्यादातर पढ़ेंगे जो विक्टोरियन एज के राइटर और पोएट्स हैं उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फ्रेड टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन 1850। तो इट इज क्वेश्चन दैट कि अल्फ्रेड टेनिसन जो है पोएट लॉरेट कब बने थे? 1850 में बने थे आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले कौन था पोएट लॉरेट? दैट इज रॉबर्ट साउदी। Question number 11. The poems Palace of Art and A Dream of Fair Woman were written by Alfred Tennyson. तो क्वेश्चन है कि पैलेस ऑफ आर्ट नाम का पोएम और अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन नाम की जो पोएम है इसको लिखा है अल्फ्रेड टेनिसन ने। तो याद रखेंगे किसने इन पोएम्स को लिखा है? पैलेस ऑफ आर्ट एंड अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन, अल्फ्रेड टेनिसन। और अल्फ्रेड टेनिसन विक्टोरियन पोएट है। क्वेश्चन नंबर 12. The musical quality of Tennyson's poetry was superb and unsurpassed. Who is the poet who was the idea that Tennyson's poetry is musical except one word, Caesars? तो it is answer मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन है कि जो टेनिसन की पोएट्री की म्यूजिकल क्वालिटी वो बहुत ही सुपर्ब है, अनसरपास्ड भी है। और वो पोएट कौन है जिन्होंने ये आइडिया टेनिसन की पोएट्री के बारे में कहा है? तो दैट इज मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 13. द सब्जेक्ट ऑफ इन मेमोरियम रिमेन इन टेनिसन्स माइंड फॉर 17 years. तो ऐसा कहा जाता है कि इन मेमोरियम जिस सब्जेक्ट पे टेनिसन ने लिखा है, अपने फ्रेंड की डेथ पर इन्होंने लिखा है ये पोएम इन मेमोरियम, तो इसका जो सब्जेक्ट है टेनिसन के माइंड में 17 years तक रहा। कितने साल तक रहा? 17 years. क्वेश्चन नंबर 14. द अर्थली पैराडाइज 1868 to 1870 is a collection of stories in verse. तो ये जो वर्क है द अर्थली पैराडाइज, इसकी टाइम पीरियड है 1868 to 1870। ये जो है कलेक्शन है, और किस तरह के वर्क का कलेक्शन है? तो ये स्टोरीज है वर्स फॉर्म में। तो याद रखेंगे ये वर्स फॉर्म में स्टोरी है द अर्थली पैराडाइज। Now question number 15. Identify the last Victorian poet. Swinburne. So who is the last Victorian poet? That is Swinburne. Question number 16. Pickwick Papers was published in 1836. Pickwick Papers जो है वो कब published होता है? तो 1836 में published होता है। ये जो वर्क है ये चार्ल्स डिकेंस का है। तो लास्ट विक्टोरियन पोएट इज स्विनबर्न एंड पिकविक पेपर्स पब्लिश्ड होता है 1836 में। This work is of Charles Dickens. He is too from Victorian era. Question number 17. Henry Esmond 1852 was by Thackeray is historical novel. तो हेनरी एस्मंड जो है विलियम ठाकरे जो है इनका हिस्टोरिकल नॉवेल है। तो याद रखेंगे हेनरी एस्मंड कब पब्लिश होता है? 1852 में। किसका वर्क है? विलियम ठाकरे का। और ये किस टाइप का जॉनर है? तो दैट इज हिस्टोरिकल नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 18. Name the writer who said about himself, I have no brains about my eyes, I describe what I see. तो दैट इज ठाकरे। उस राइटर का नाम बताना जिन्होंने खुद के बारे में ये कहा है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? I have no brains about my eyes, I describe what I see. तो इट इज ठाकरे। क्वेश्चन नंबर 17, 18 दोनों ही ठाकरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। हेनरी एस्मंड W.M. ठाकरे का हिस्टोरिकल नॉवेल है, 1852 में पब्लिश होता है। और ठाकरे ने ही अपने बारे में ये स्टेटमेंट कहा है, आई हैव नो ब्रेन्स अबव माई आईज, आई डिस्क्राइब व्हाट आई सी। इट इज सेड बाय ठाकरे टू हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 19. लिडगेट इज अ कैरेक्टर इन जॉर्ज एलियट्स वन ऑफ द नॉवेल्स। द नॉवेल इज मिडेलमार्च। तो क्वेश्चन है जॉर्ज एलियट से कि लिडगेट नाम का कैरेक्टर जॉर्ज एलियट के किस वर्क में देखने को मिलता है? तो दैट इज मिडेलमार्च। मिडेलमार्च जॉर्ज एलियट का वर्क है और ये इनका नॉवेल है। जॉर्ज एलियट नॉवेल के नॉवेलिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। तो इनका वर्क मिडेलमार्च है और इसमें लिडगेट नाम का कैरेक्टर अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 20. विच वर्क इज द फ्रूट ऑफ
रेशियोसिनेशन। तो वो कौन सा वर्क है जो रेशियोसिनेशन का फल के रूप में जाना जाता है? तो दैट इज मैडम बोरी बाय गुस्टेव फ्लॉबर्ट। तो मैडम बोरी जो वर्क है, इट इज नोन एज फ्रूट ऑफ रेशियोसिनेशन। तो याद रखेंगे फ्रूट ऑफ रेशियोसिनेशन जो वर्क है वो कौन है? तो दैट इज मैडम बोरी। और ये किसका वर्क है? तो गुस्टेव फ्लॉबर्ट का वर्क है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।